अच्छा, सबसे पहले टीचिंग लाइसेंस के हवाले से जो क्वालिफिकेशन है, अभी तक तो कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आई इसकी बाकायदा तौर पे, ऑफिशियली तौर पे, जिसमें हम अप्लाई करें और देन जाके हम टेस्ट में अपीयर हों। तो जिनके पास बीएड 1.5 साल है, या फिर एमए एमएड है, और या फिर बीएड 4 साल डिग्री है, ये सारे के सारे एलिजिबल हैं टीचिंग लाइसेंस सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए। तो उस हवाले से मैं स्क्रीन अपनी शेयर करता चलता हूँ। वहां पर जो है हमारे पास, जी, ओके, अच्छा जी, क्या हो गया Zoom? ठीक है, चले, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जिसको नजर आ रही है वो अपने जो है हैंड रेस कर दे, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपके सामने स्क्रीन विजिबल है। चले, ठीक है, ओके, थैंक यू इरा। अच्छा, टीचिंग लाइसेंस टेस्ट जो सिलेबस है, वो उमूमी तौर पे जो स्टेटा ने जो अनाउंस किया वो ये किया कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक जो है वो कंटेंट नॉलेज के हिसाब से दिया जाएगा। अब इसको जो है डिवाइड कर किया गया है टोटल 3 कैटेगरीज के अंदर। पहली कैटेगरी जो है इसकी वो है कंटेंट नॉलेज। कंटेंट नॉलेज क्या होता है? अब मिसाल की बात है, अगर जो है मैंने जो किया हुआ है, मास्टर्स इंग्लिश में किया हुआ है, या मेरी बीएससी जो है साइंस में है, तो इस हिसाब से मैं सब्जेक्ट इसमें से चूज करूंगा कंटेंट नॉलेज। और वही सब्जेक्ट जो है मुझे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक जो जाके पढ़ना पड़ेगा उसकी कंटेंट नॉलेज का। अगर कोई बच्चा है जिसने केमिस्ट्री किया है, तो वो केमिस्ट्री का जो है कंटेंट नॉलेज हासिल करेगा क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का। देन है सब्जेक्ट पेडागोजी। अब कंटेंट नॉलेज में ये है कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में जितनी भी चीजें हैं क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक, वो उसी सब्जेक्ट में से जो है आपकी एमसीक्यूज आएंगे इसके। अब कोई भी हो सकता है इसमें, इसके जो है आप इंग्लिश भी चूज कर सकते हो, साइंस भी चूज कर सकते हो, मैथमेटिक्स भी कर सकते हो, सोशल स्टडी भी कर सकते हो, या सिंधी या उर्दू भी कर सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू योर डिग्री होगा। अगर आपकी डिग्री साइंस की है तो आप कोई भी साइंस का एक सब्जेक्ट चूज करेंगे जिसमें आपकी अच्छी ग्रिप हो, तो उसी सब्जेक्ट के ऊपर जो है आप अपनी जो है तैयारी करेंगे क्लास 6 से क्लास 12 तक के लिए। और ये जो सेकेंडरी स्कूल टीचर का जो लाइसेंस टेस्ट है, एक किस्म का जैसे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है, ये वो चाह रहे हैं कि हम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट रख लें, कि जो भी से लाइसेंस जिसके पास सेकेंडरी स्कूल टीचर का हो, वो एज ए सब्जेक्ट टीचर का सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट तौर पे काम करे। कोई इंग्लिश का टीचर हो तो उसके पास बाकायदा इंग्लिश का लाइसेंस होना चाहिए, कि भाई वो इंग्लिश की अच्छी ग्रिप है इसके पास, तो ये इसको हम इंग्लिश का लाइसेंस दे सकते हैं कि जाके ये इंग्लिश पढ़ाए। देन सब्जेक्ट पेडागोजी। अब सब्जेक्ट पेडागोजी में क्या चीज आता है? सब्जेक्ट पेडागोजी के अंदर हमारे पास जो चीजें आ जाती हैं वो ये आ जाती हैं कि आपको वो सब्जेक्ट पढ़ाना कैसे है। मिसाल की बात है, अगर मैं इंग्लिश उठा चूज कर रहा हूँ कंटेंट नॉलेज में, तो सब्जेक्ट पेडागोजी में मुझे पता चलना चाहिए कि भाई मुझे इंग्लिश कैसे पढ़ानी है। ठीक है, कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ाना है। अब मिसाल की बात है, मैं यहाँ कहूँ कि भाई मुझे जो है इसमें इंग्लिश के अंदर स्पेशली जो टीचिंग लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है, राइटिंग, ये जो है उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। या टीचिंग ग्रामर वोकेबलरी है, उसको मैं किस तरीके से पढ़ाऊंगा। अगर ग्रामर का कोई टॉपिक आ जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का, मुझे अगर मिसाल की बात है एडवर्ब पढ़ाना हुआ, तो मैं किस तरीके से पढ़ाऊंगा बच्चों को, और कौन सी उसको जो है वो, सॉरी, कौन सी जो स्ट्रेटेजी यूज करूंगा
कौन सा तरीका यूज करूंगा, कौन से मेथड से पढ़ाऊंगा बच्चों को, वो आ जाती है सब्जेक्ट पेडागोजी के अंदर। उसके बाद ये आपका होगा 35%, और ये जो होगा वो आपका जो होगा वो CRQ बेसिस बेस्ड होगा, जिसमें आपने सवाल क्वेश्चंस लिखने होंगे, आंसर्स। उसके बाद जनरल पेडागोजी आ जाती है। जनरल पेडागोजी जो हो जाती है वो जो है आपकी जनरल टीचिंग प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल इज टू एवरी सब्जेक्ट। ऐसे जो पेडागोजिकल जो है प्रैक्टिसेस या ऐसे तरीके जो हम आमतौर पे हर सब्जेक्ट के लिए चूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गए हो तो काइंडली वो मैसेज में बता दीजिए, ताकि हम आगे बढ़े और इसके बारे में हम आगे बढ़े। जी, मैसेज में चैट में जो टाइप कर दे, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको समझ में आ गया है सब्जेक्ट, ये इसका सिलेबस। ओके, अभी तक एक भी चैट में मैसेज नहीं आया मेरे ख्याल से। में या तो समझ में आ गया या बिल्कुल भी नहीं आया। कोई अगर अनम्यूट करके बात करना चाहे बता सकता है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ये जनरल पेडागोजी और सब्जेक्ट पेडागोजी पेडागोजी के अंदर क्या डिफरेंस है। जनरल पेडागोजी जो है ये हमें बताती है, refers to the broad principles, methods, theories and skill of teaching that can applied in every subjects। ठीक है, अब इसमें जो जनरल पेडागोजी के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था, एक ब्रॉड प्रिंसिपल होता है और इसमें मेथड पढ़ते हैं कि कौन से मेथड के थ्रू हमने बच्चों को पढ़ाना है। लेक्चर मेथड इस्तेमाल करना है, प्रोजेक्ट बेस्ड करना है, ट्रांसलेशन मेथड यूज करना है, डायरेक्टिव मेथड यूज करना है, इंक्वायरी मेथड यूज करना है, कौन से मेथड के थ्रू हमने बच्चों को पढ़ाना है। और थ्योरीज थ्योरीज जो लर्निंग थ्योरीज है वो इसमें आ जाती हैं, जिसमें कॉग्निटिव थ्योरी है, ह्यूमनिज्म थ्योरी है, इसके अलावा और भी है, और स्किल ऑफ टीचिंग। ठीक है, ये भी जो है हम इसमें सीखते हैं। अब इसके जो आमतौर पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरीके से, भाई हाउ डू स्टूडेंट लर्न, किस तरीके से बच्चे सीखेंगे, ये हमें इस तरीके के जवाब देने पड़ेंगे। ठीक है, इस जनरल पेडागोजी के अंदर क्या चीजें आती हैं कि उसमें हमें बताना पड़ता है कि भाई बच्चे कैसे सीखेंगे, या हाउ शुड अ टीचर मैनेज ए क्लासरूम, टीचर किस तरीके से अपने क्लासरूम को मैनेज कर सकता है। क्लासरूम में बहुत सारी चीजें आ जाती है। क्लासरूम का मैनेजमेंट में अगर आप बच्चों को हैंडल करना हो गया, टाइम मैनेजमेंट के हवाले से हो गई, कंटेंट नॉलेज है वो किस तरीके से आप शेयर करेंगे, ये सारी चीजें क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर आ जाती है। उसके बाद हाउ कैन अ टीचर मोटिवेट क्वाइट और वीक लर्नर्स, किस तरीके से एक अच्छा टीचर जो है मोटिवेट करेगा लर्नर को, कि भाई वो एक खामोश लर्नर है, खामोशी से जाके पीछे बैठ बैठ गया है, वो उसको किस तरीके से मोटिवेट करेगा पार्टिसिपेट करने के लिए, ये भी हम इसमें सीखते हैं। और इसके अंदर जनरल पेडागोजी के अंदर क्या है, व्हाट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट, असेसमेंट और टेस्ट और मेजरमेंट, इनके टाइप्स पढ़ेंगे हम इसमें, कि भाई असेसमेंट कितने किस्म की होती है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, जो है डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या है, समेटिव असेसमेंट क्या है, ये प्लेसमेंट असेसमेंट क्या है, ये असेसमेंट की कुछ टाइप्स है, वो हम इसके अंदर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो बहुत अहम है वो क्या है कि भाई ब्लूम्स टेक्सोनॉमी किस तरीके से हम अपनी लेसन प्लानिंग के अंदर यूज करेंगे, ये सब हम जो बात कर रहे हैं अभी जनरल पेडागोजी की बात कर रहे हैं, और उसी के ऊपर हमें फोकस रहना चाहिए कि क्या क्या चीजें इसमें पढ़ेंगे हम। इसके अलावा कि भाई कौन सा टीचिंग मेथड जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन को इनकरेज करेगा। हम
कौन से तरीके से बच्चों को पढ़ाएं जिसमें बच्चों की पार्टिसिपेशन जो है वो एक्टिव हो। ऐसे नहीं कि खाली जैसे मैं अभी जैसे बोलता जा रहा हूँ, आपकी एंगेजमेंट बिल्कुल जीरो है, पार्टिसिपेशन जीरो है, तो ये एक लेक्चर मेथड हो जाता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे भी बोर हो जाते हैं और टीचर अपनी बात करता जाता है, बच्चे कुछ गेन नहीं करते। बच्चे उस सूरत में गेन करेंगे जब टू वे कम्युनिकेशन होगी और बच्चे इंगेज होंगे काम करने में। तो ये भी हम इस तरीके से इसमें पढ़ेंगे कि भाई कौन से ऐसे तरीके हैं जो टीचर एक को यूज करेगा बच्चों को एक्टिव पार्टिसिपेशन में लाने के लिए। अच्छा, इसके बाद लिखा हुआ है कि भाई जनरल पेडागोजी इज नॉट लिमिटेड टू बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और सोशल स्टडीज, इट अप्लाइज टू एवरी क्लासरूम। अब ये वो चीजें हैं जो हम किसी भी सब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं। मिसाल की बात है, मैं अगर केमिस्ट्री पढ़ाना चाह रहा हूँ तो ये सारी चीजें केमिस्ट्री में भी यूज हो सकती है। केमिस्ट्री अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो बच्चा एक खामोश बैठा हुआ है, वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। अब वो टीचर का काम है, टीचर किस तरीके से उस बच्चे से बुलवाता है, किस तरीके से उसे काम करवाता है, तो ये सारा टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। ये सारी चीजें हमारी आ जाती है जनरल पेडागोजी के अंदर। अब सब्जेक्ट पेडागोजी क्या चीज है? सब्जेक्ट पेडागोजी refers to the methods, activities, teaching aids, common misconceptions, assessment techniques and learning strategies used to teach one particular subject। ये सारी चीजें मेथड्स हो जाते हैं इसके अंदर, कौन से तरीके से पढ़ाएंगे, कौन कौन सी एक्टिविटीज करवाएंगे आप, कौन कौन से टीचिंग एड्स आप इसमें यूज करेंगे। हम जो है मिसकॉन्सेप्शन अक्सर जो है उसके अंदर करते हैं। जैसे मिसाल की बात है, स्ट्रेटेजी हो गई और टेक्निक हो गई, प्लानिंग हो गई, ये डिफरेंट चीजें हमारी मिसकॉन्सेप्शन उसके अंदर हो जाती है कुछ ना कुछ, वो क्लियर करेंगे। वो क्या है? असेसमेंट टेक्निक्स, जिसमें मैंने आपको बता दिया भाई तीन तरह चार तरह की जो असेसमेंट होती है, फॉर्मेटिव है, समेटिव है, प्लेसमेंट है, डायग्नोस्टिक है, उसको हम किस तरीके से जो है करेंगे। और उसके बाद कौन सी जो है लर्निंग स्ट्रेटेजीज हम यूज करेंगे किसी मखसूस एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए। अगर मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है तो मैं इंग्लिश की पढ़ाऊंगा। अगर कोई केमिस्ट्री का सब्जेक्ट वाला है तो वो केमिस्ट्री वाले मेथड्स को जो है मद्देनजर रख के पढ़ाएगा। कोई मैथमेटिक्स अगर किसी का सब्जेक्ट है तो वो मैथमेटिक्स का जो है वो पढ़ाएगा। अब इसमें जो क्वेश्चन आमतौर पे होते हैं वो क्या है? हाउ शुड अ टीचर टीच फोटोसिंथेसिस इन बायोलॉजी। एक बायोलॉजिस्ट है, वो बायोलॉजी पढ़ाना चाह रहा है, अब वो उसको उसका टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस पढ़ाने के लिए वो टीचर क्या करेगा? ये जो है सब्जेक्ट पेडागोजी, या वो किस तरीके से फोटोसिंथेसिस बच्चों को पढ़ाएगा। आया वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के थ्रू पढ़ा रहा है, आया वो जो है ग्रुप वर्क के थ्रू पढ़ा रहा है, कोलैबोरेटिव लर्निंग के थ्रू पढ़ा रहा है, किस तरीके से पढ़ाना चाह रहा है टीचर, ये होता है इसमें सब्जेक्ट पेडागोजी के अंदर के किस तरीके से वो अपने कंटेंट को जो है यूज करेगा क्लासरूम के अंदर। हाउ कैन केमिकल इक्वेशंस बी टॉट इफेक्टिवली इन केमिस्ट्री। ये एक सवाल आ जाता है भाई, जो केमिकल इक्वेशंस को टीचर जो है किस तरीके से इफेक्टिवली यूज करेगा क्लासरूम में। हाउ कैन स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड फोर्स एंड मोशन इन फिजिक्स। फिजिक्स में जो है मोशन और फोर्स को बच्चे किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब उसके लिए कौन सा तरीका आप यूज करते हो, ये जो है इसमें सब्जेक्ट पेडागोजी के अंदर आ जाता है। हाउ शुड फ्रैक्शंस और अलजेब्रा बी टॉट इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर फ्रैक्शन और अलजेब्रा को आप किस तरीके से सिखाते हो। हाउ कैन मैप्स, टाइमलाइंस एंड डेटाबेस डिबेट्स बी यूज्ड इन सोशल स्टडीज। सोशल स्टडीज में मैप्स को आप किस तरीके से पढ़ाएंगे, टाइमलाइंस को किस तरीके से पढ़ाएंगे, डिबेट्स को किस तरीके से यूज करेंगे, किस तरीके से पढ़ाएंगे इसके अपने अंदर। ठीक है, तो उसके बाद जो अहम चीज आ जाती है, मेरे ख्याल से अब ये सब्जेक्ट पेडागोजी और जनरल पेडागोजी का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो थम्स अप। ठीक है, ओके, थैंक यू मिसेस साकिब। अच्छा, उसके बाद इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि मैथमेटिक्स टीचर्स नोटिस दैट
students add fractions incorrectly, writing 1/2 plus 1/3 as a 1/5. ठीक है, द टीचर यूजेस फ्रैक्शन स्ट्रिप्स. अब टीचर क्या कर रहा है, अब वो क्या कर रहे हैं भाई, फ्रैक्शन के तो एक क्वेश्चन है फ्रैक्शन का 1/2 और 1/3, इन दोनों को जमा करना है और वो जो बच्चा जवाब निकाल रहा है 1/5. अब टीचर किस तरीके से उसको समझाएगा, अब देखें वो टेक्निक मेथड कौन सा यूज कर रहा है. द टीचर यूजेस द फ्रैक्शन स्ट्रिप्स, शेडेड डायग्राम्स एंड कॉमन डिनोमिनेटर method to show why denominators can not simply to be added together. अब फिर वो उनको बताएगा ये यानी फ्रैक्शन स्ट्रिप उठा रहा है, शेडेड डायग्राम्स उठा रहा है या कॉमन डिनोमिनेटर मेथड यूज कर रहा है. अब देखिए टीचर ये मेथड यूज कर रहा है किसको, फ्रैक्शन को समझाने के लिए. ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है कि भाई एक टीचर है मैथमेटिक्स का, वो फ्रैक्शन समझाना चाह रहा है. अब किस तरीके से समझाएगा, वो मुख्तलिफ मटेरियल उठा रहा है उसके थ्रू समझा रहा है. ठीक है, दिस सब्जेक्ट पेडागोजी बिकॉज इट डील्स स्पेसिफिकली विथ टीचिंग मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट. अब ये मैथमेटिक्स की है. इन शॉर्ट, अ टीचर मस्ट अंडरस्टैंड बोथ व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच. अब ये दो डिफरेंट टॉपिक है, एक है व्हाट टू टीच और दूसरा है हाउ टू टीच. व्हाट टू टीच में हमें ये याद होना चाहिए कि भाई हमें क्या पढ़ाना है, और हाउ टू टीच कैसे पढ़ाना है. अब क्या पढ़ाना है ये आ जाएगा हमारा कंटेंट नॉलेज के अंदर, और कैसे पढ़ाना है ये आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट पेडागोजी के अंदर. ठीक है, अब मेरे ख्याल से ये डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब उसके बाद आ जाते हैं बायोलॉजी के जो पेडागोजी. किसका आसान सब्जेक्ट है, बायोलॉजी किसी का सब्जेक्ट है यहाँ पर. ठीक है, बायोलॉजी पेडागोजी के अंदर क्या चीज होती है, बायोलॉजी पेडागोजी इज कंसर्न विथ टीचिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, बॉडी सिस्टम, सेल्स, प्लांट्स, जेनेटिक्स, इकोसिस्टम, हेल्थ और एंड अदर लाइफ प्रोसेस. ये इनके जितनी भी बायोलॉजिकल जो है वो कंटेंट नॉलेज उसके ऊपर है. बायोलॉजिकल की जो टीचिंग है, ठीक है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, की प्रिंसिपल्स कुछ है बायोलॉजी पढ़ाने के लिए. उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके लिए जो मददगार साबित होंगे ये चीजें. उसमें हम जब डायग्राम यूज करते हैं, चार्ट्स यूज करते हैं, मॉडल्स यूज करते हैं, स्पेसिमेन एंड रियल ऑब्जेक्ट्स, ये जब चीजें हम इस्तेमाल करते हैं तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट भी लेते हैं और बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते हैं. इनकरेज ऑब्जर्वेशन एंड इन्वेस्टिगेशन. ऑब्जर्वेशन और इन्वेस्टिगेशन को ये भी तरीके इस तरीके से भी हम बायोलॉजी पढ़ा सकते हैं. कनेक्ट कॉन्सेप्ट्स विद डेली लाइफ, कि हमें बायोलॉजी पढ़ाने के लिए इस तरीके से जिंदगी के जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो मसाइल हैं उसके साथ हम उसको कनेक्ट करें बायोलॉजी को. यूज एक्सपेरिमेंट्स वेयर सेफ एंड पॉसिबल, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू भी हम पढ़ा सकते हैं बायोलॉजी. करेक्ट मिसकॉन्सेप्शन थ्रू एविडेंस, अगर कोई चीज उनकी मिसकॉन्सेप्शन है बायोलॉजी में तो हम उसको जो है उसके एविडेंस भी जो है प्रोवाइड करेंगे और उसको पढ़ाएं. ये सब ये की पॉइंट्स हैं, की प्रिंसिपल्स हैं बायोलॉजी ऑफ टीचिंग के. अच्छा, जो यूजफुल जो टीचिंग मेथड्स है वो कौन कौन से बायो के अंदर, वो जो है हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज कर सकते हैं इसके अंदर, ऑब्जर्वेशन मेथड यूज कर सकते हैं, इसके अलावा लेबोरेटरी वर्क जो है जिसमें हम एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं, फील्ड विजिट्स ये करवा सकते हैं, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग करवा सकते हैं. इनके थ्रू हम बायोलॉजी टीच कर सकते हैं. और इसके अलावा डायग्राम लेबलिंग ये करवा सकते हैं, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं, मॉडल मेकिंग करवा सकते हैं. अब ये डिफरेंट जो है टीचिंग मेथड्स हैं जो हम बायोलॉजी पढ़ाने के लिए यूज करते हैं. अब कॉमन जो है इसके मिसकॉन्सेप्शन कौन कौन से थे ये भी देख लें आप. बायो का वैसे है कोई यहाँ पर, यहाँ ऐसे ही शुरू लगे पड़े हम, अगर है तो काइंडली थम्स अप शो करें या फिर चैट में मैसेज करें.
अच्छा जी, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग कोई एग्जांपल दे, कैसे आंसर करेंगे? ठीक है, केमिस्ट्री के ऊपर आ रहे हैं हम। ठीक है। अब इससे पहले ये हो जाए तो मैं आपको एक दूसरी चीज दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर। अ, ये CRQ, किसी को पता है CRQ किस चीज का शॉर्ट फॉर्म है? जी, कोई बताए CRQ? अच्छा, नहीं कोई नहीं बताना चाह रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। CRQ कहते हैं कंस्ट्रक्टेड कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। ठीक है, ये जो है हम उसको जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं आंसर को। आज के इस लेक्चर के अंदर हम CRQ को पढ़ना सीखेंगे कि भाई CRQ का हम जवाब किस तरीके से और किस टेक्निक के थ्रू दे सकते हैं। ये बहुत अहम है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपकी जो टीचिंग लाइसेंस की टेस्ट होगी वो दो जो चीजों से होगी। एक होगी MCQs, जो होंगे आपके सब्जेक्ट नॉलेज के ऊपर, कंटेंट नॉलेज में से। बाकी जो आपका सब्जेक्ट पेडोलॉजी है या जनरल पेडोलॉजी है, इसके आपने CRQs के थ्रू आंसर करने हैं। ठीक है, तो CRQ का किस तरीके से हम आंसर करेंगे, उसकी मार्किंग किस तरीके से होती है, वो इस इन जो है शीट्स में हम पढ़ेंगे। आज के जो इसमें लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि CRQ क्या है और उसको किस तरीके से हम MCQ से डिफरेंट डिफरेंट समझते हैं या एनालिटिकल MCQ से डिफरेंट है। एक्सप्लेन व्हाई सो मेनी कैंडिडेट्स फेल इन CRQ एंड व्हाट यू विल डू डिफरेंटली। क्यों भाई ज्यादातर लोग CRQ में फेल हो जाते हैं, ये एक चीज है। अब इसके लिए एक टेक्निक है, अप्लाई द D फार्मूला, DA, टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन TLT, टीचिंग लाइटिंग टेस्ट में। ठीक है, TLT का जहां भी अब हो तो उसको आप समझ लीजिएगा कि टीचिंग लाइसेंस टेस्ट। उसके अंदर जब भी आप CRQ को CRQ का आंसर देंगे, CRQ का, उसमें आप जो फार्मूला यूज करेंगे वो करेंगे DA। ओके, सो टाइम टाइम लिमिट खत्म हो रही है, मैं भी इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, दोबारा कनेक्ट करें। ठीक है, दोबारा से सब ज्वाइन कीजिएगा।